तो बहुलक क्या होता है कि आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिए जैसे हर बार मिल रहे हैं, जैसे यहाँ दे दिए देखो उदाहरण में। तो इनमें से कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। कोई 2 बार आ जाए ऑब्जर्वेशन, 3 बार आ जाए, तो वही मोड होता है। अगर, अब दूसरी बात है, अगर ऐसा ना हो, कोई रिपीट नहीं हो रहा है मान लो, तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा है ना, फिर उसको चुन लेना। जैसे यहाँ 12, 15, 13, 10, 15 लिखे हैं ना, तो 20 सबसे ज्यादा जैसे यहाँ। अगर ऐसा नहीं हो रहा कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो हाईएस्ट नंबर को चुन लेना। क्यों? क्योंकि मैं उसमें जाऊंगा नहीं, वो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी आपको। ऑब्जर्वेशंस में फ्रीक्वेंसी देता है कई बार। फ्रीक्वेंसी देके आपको वो, कि कोई चीज इतनी बार रिपीट हो रही है ऐसा करके, तो वो तो खुद ही कह दिया ना उसने, इतनी बार रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी है जो वहां पे। बात समझ रहे हो मेरी? फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कितनी बार वो चीज हो रही है। तो ऐसे दे दिया, मान लो कि ऑब्जर्वेशन इस तरह शुरू होते हैं कि आकाश में एक पक्षी उड़ता है। तो एक पक्षी जो है दुनिया के 100 चक्कर लगा लेता है। उड़ने के बाद 100 बार चक्कर लगा लेता है। तो ऑब्जर्वेशन तो आपको ऐसे ही देंगे ना कि पक्षियों की संख्या दे रखी है कि कितनी बार वो उड़ते हैं। तो एक की दे दिया मान लो 100 बार, एक का दे दिया 70 बार, एक दे दिया 50 बार। तो उसमें तो आंसर सो ही हो जाएगा ना, कि सबसे ज्यादा बार उड़ाया वो 100 बार रिपीट हुई है वो चीज। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं उस पर जा नहीं रहा, क्योंकि फिर वो पूरा सवाल ही क्रिएट हो जाएगा। उसमें नीचे आप देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो वहां नहीं जा रहे। हम सिंपल ही रखते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कह दिया, अगर कोई रिपीट ना हो रहा हो, तो जो हाईएस्ट नंबर दिखाई दे उसको चुन लेना। अदरवाइज तो रिपीट हो रहा होगा, आपको इसी लेवल पे पूछेगा। तो देख लेंगे कि सभी श्रेणियों में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है, वो उसका बहुलक या मोड कहलाता है। जेड से इसको दिखाते हैं। ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 12, 15, 13, 10, 12, 15, 20, 18, 15, है ना? तो 15 देख लो, 3 बार आया, रिपीट हुआ बार बार। तो जो रिपीटेड है वो ही बहुलक है, या वो ही मोड है। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है। फिर इसमें भी आगे और फॉर्मूले अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, उसमें नहीं जाएंगे। इसमें किसी को कोई समस्या? सबसे आसान ही है ये भी। आपसे ये पूछेगा कि जो बार बार रिपीट होता है ऑब्जर्वेशन में, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन रख देगा मीन, मीडियन, मोड। एक कुछ और रख देगा। ठीक, आगे चलोगे। अब नेक्स्ट चीज आती है बेटा, प्रसार मान या डिस्पर्जन। ठीक है, ये क्या है? हिंदी पढ़ लो एक बार, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा। मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं अंक शास्त्रीय संशोधनों का मुख्य ध्येय किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण एवं कोष्ठक रचना द्वारा उसे सरलता से समझ सकें। इस प्रकार संक्षिप्त में दर्शन, जिससे कोई निर्णय लेना आसान हो जाए और जानकारी को सरलता से समझ सकें। औसत कीमत की मदद से दो या दो से अधिक श्रेणियों के बीच तुलना आसानी से कर सकते हैं, और जिस श्रेणी का औसत अधिक होता है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन सिर्फ औसत के द्वारा ही आप निर्णय नहीं ले सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं, तो लेकिन सिर्फ औसत द्वारा लिए गए निर्णय हर बार सही नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। प्राप्त जानकारी और जरूरत के अनुसार अंकशास्त्र की दूसरी पद्धतियों का अभ्यास करना भी अनिवार्य हो जाता है। कि ऐसा नहीं है कि एवरेज है तो वही बेस्ट है हर बार, कि अगर एवरेज सही आया तो। उदाहरण के तौर पर अलग अलग प्राप्तांकों से बनी हुई 3 श्रेणियों में, यदि तीनों श्रेणियों की औसत एक समान हो, उसमें ज्यादा अंतर ना हो, तो कौन सी श्रेणी श्रेष्ठ होगी आप कैसे पता करोगे? अब जैसे मैंने आपसे कहा था पीछे, हम जब नॉर्मल बात कर रहे थे, कि जो जो एवरेज के करीब है वो सबसे बेस्ट है। अगर कोई एवरेज पे ही इंक्लाइन कर जाए तो वो तो सबसे बेस्ट हो गया, मतलब सेम चीज वही शो कर रहा है। डिस्पर्जन है ही नहीं वहां। मैंने ऐसा कहा था ना। लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो एक टेबल के अंदर। 3 टेबल दे रखी हैं आपको, जैसे नीचे उदाहरण देखोगे आप, 3 टेबल दे रखी हैं। तीनों का एवरेज निकालो आप। क्या है पहले समझ लो, ये क्या ऑब्जर्वेशन दिए, तब बेहतर रिलेट कर पाओगे। यहाँ दिया हुआ है कि ये 3 प्लेयर है मान लो। प्लेयर सी को मान लेते हैं चलो हम लोग, विराट कोहली। प्लेयर बी को मान लेते हैं मान लो, कोई भी मान लो, ऋषभ पंत मान लो। ठीक है। और एक हो गया प्लेयर ए, इसको मान लो चलो आप सहवाग मान लो, फिलहाल के लिए। ठीक है। तो रन्स कितने कितने स्कोर किए उन्होंने? 3 मैच है इनके, 4 मैच है, स्कोर दे रखे हैं। कि सहवाग है पहले मैच में 100, दूसरे में 50 लगा दी, तीसरे में 25, फोर्थ में फिर 25। एवरेज निकाला आपने, 4 से डिवाइड किया, 200 टोटल निकल के आएगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आ गया? 50 आ जाएगा। क्लियर? बी देख लोगे, ऋषभ पंत पहले मैच में आती भयंकर, नाम हो गया दुनिया में कि 150 रन लगा दी एक मैच के अंदर नए प्लेयर में आते। फिर दूसरे में 0, तीसरे में 0, और चौथे में आके 50 लगा दी फिर दोबारा। तो एंड भी अच्छा कर लिया सीरीज का। फोर्थ मैच में ठीक ठाक रन बना दिए। तो अब डाउट में डाल दिया इसने भी कि इसको लेना है नहीं लेना अगली सीरीज के अंदर। एवरेज 200 आया, 85 आएगा एवरेज निकल के। प्लेयर सी देख लो आप, विराट कोहली पहले मैच में आया 50 रन, लोगों ने कहा बड़ा गंदा खेल के गया। सेकंड मैच आया फिर 50 लगा दी, बड़ा गंदा खेल के गया, 200 300 रन मारने चाहिए थे।
मैच थर्ड हुआ तो 0 पे आउट हो गया, अब तो बिल्कुल ही गंदा हो गया, 0। फिर मैच 4 के अंदर उसने दिखा दिया कि हाँ वाई एम विराट कोहली, तो दोबारा 100 लगा दी उसने वहां पे आके। अब कैसे बाहर करोगे उसको? एवरेज निकाला, इक्वल पड़ रहा है तीनों का, 50%। ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसी सीरीज में आप किसे चुनोगे? अब आपके सामने समस्या है कि इन तीनों में बेस्ट कौन है। तो इसका जवाब आगे दे रहे थे, देखो सुनोगे। कह रहे हैं यहाँ पर तीनों ही खिलाड़ियों का औसत समान है, लेकिन सी खिलाड़ी के रनों की संख्या और रन संख्या 50 के बहुत नजदीक है। अर्थात इस खिलाड़ी के खेल में असमानता कम है। इसलिए 11वें खिलाड़ी के रूप में खिलाड़ी सी को पसंद किया जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब है हमारा एवरेज कितना था, 50। तो किसने 50 को ज्यादा बार टच किया, तो वहां से हम देखेंगे अब। ठीक है, तो विराट कोहली ने कितनी बार टच किया? 3 बार टच किया, 2 बार 50 लगाई, 1 बार 100 लगाया। प्लेयर बी ने देखो आप, उसने 1 बार 150, 1 बार 50, इन 2 बार 50 का आंकड़ा टच किया। आप ऐसा नहीं काउंट करोगे 150 बना दिया, 3 बार 50 बना दी एक मैच में, नहीं। 2 ही बार टच किया 50 का आंकड़ा। प्लेयर ए की बात कर लो, पहले मैच में बनाया 100 सहवाग ने, और दूसरे मैच में बनाया, तो 2 ही बार टच किया। बात समझ में आ रही है? तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेबल लेते हैं जो एवरेज के ज्यादा करीब रहे हमेशा। तो विराट कोहली, इसी को तो कहते हैं कंसिस्टेंसी। आप में से कई बच्चे पढ़ते हो कि 2 दिन तो ऐसा पढ़ रहे हो कि बस घर वाले परेशान हो गए कि बच्चे को हमारे कुछ हो ना जाए, इतना पढ़ने लगा है तो खाना नहीं खा रहा, बात नहीं कर रहा, लोगों से नहीं मिल रहा। So फिर एक महीने, consistency with average. है ना, हाँ। और फिर उसके बाद ये कर लिया कि अब कहाँ है, कि बाहर गया था घूमने दोस्तों के साथ, 2 दिन बोल के गया था, 1.5 महीना तो हो गया, पैसे मंगाया जा रहा है वहीं पे ही है अभी, वापस नहीं आया। है हमारे बीच कई लोग ऐसे, है ना, जो कभी कभी दिखाई देते हैं, बहुत दिन गायब, फिर अचानक से एक दिन आते हैं कि सर हम भी तो पढ़ते हैं, कि अच्छा। ठीक है। तो बेटा इससे कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी डेली। एक अपना रूटीन बना लो, अभी भी टाइम है काफी सारा, तो रूटीन फिक्स कर लो कम से कम यहाँ से। अगर आपको लगता है कि आप ठीक पढ़ लेते हो, 3 से 4 घंटे का तो फिक्स शेड्यूल बना के ही बैठना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए सिंगल सिटिंग में वो चीज की जाए, तो इम्पैक्ट दिखाई देगा। ठीक। तो ये बात हो गई डिस्पर्जन की, समझ गए? बस समझने की बात थी, आगे चलते हैं। यहाँ पे वही सब बात हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपको हल्का सा ये और समझा देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या सिंपल सीरीज के अंदर, तो देख लोगे एक बार इसको भी। आएगा नहीं आपके एग्जाम में, ठीक, क्योंकि मैं इसकी बातें करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। डी क्या है? डेविएशन, जो आपको पीछे मैंने कहा था। तो डी देख लो, यहाँ लिखा है एक्स माइनस एक्स बार। मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपका एवरेज हटा दो। उल्टा भी कर सकते हो, एवरेज में से ये हटा दोगे तभी वही बात आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, कि हमारा जो एवरेज है, एक्स बार निकाला था ना हमने एवरेज, मैंने पीछे बताया भी था आपको करके उदाहरण में। तो उसमें से हमारी जो वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको हटा दो, तो पता चल जाएगा कि भाई एवरेज से कितना दूर है। तो ऐसे डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अच्छा एक और बात है, आप सारे डी की वैल्यू निकालोगे ना, हमेशा जब भी सिग्मा करोगे डी का, वो हमेशा 0 आएगा। सिग्मा डी वो हमेशा 0 आएगा। कि कुछ वैल्यूज जो होंगी प्लस साइड में बढ़ी होंगी, कुछ वैल्यूज निगेटिव साइड में बढ़ी होंगी, वो सब लास्ट में आके जब जुड़ती है ना, तो 0 बन जाता है, बिल्कुल परफेक्ट 0। समझने के लिए दिखा देता हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, कि कैसे डी 0 हो जाता है, और डी क्या होता है। कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया होगा, 1 मिनट रुकोगे बस। जैसे यहाँ देखो आप, ये देखो ये डी निकाल रखा है, एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं, -1 0 +2 +2 निकल के आई। डी की वैल्यूज निकाली इन्होंने, लास्ट में जाके देख रहे होगे आप, ये सिग्मा कर दिया एंड में आके, जोड़ दिया सबको। तो कितना आया आंसर? 0। तो टोटल डी जो आएंगे ना इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए, जब उन सबको आप जोड़ोगे तो वो निकल के 0 आता है। ठीक है। मेरी बात क्लियर है? जो आपको समझाना चाह रहा था बेटा, वो इतना ही समझाना चाह रहा हूँ, कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कि हमारे एवरेज से
उनमें कितनी दूरी है, कितने अलग हैं। जनरली 3 SD लेवल पे बात करते हैं, प्लस माइनस 1 SD, 2 SD, 3 SD। ठीक है, 1 SD 68%, 2 SD 95, 3 SD 99। इतना आपको याद होना चाहिए। और SD निकालने के लिए डी की जरूरत पड़ती है कि डेविएशन कितना है। तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा था हल्का सा, कि डेविएशन क्या होता है, कि एवरेज में से आप ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो हटा दो, तो आपका डी निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस। नहीं समझ आया, दिक्कत लग रही है, तो रहने दो, कोई पूछेगा नहीं आपसे कभी भी। ये फॉर्मूला कर लो, बहुत करना चाहो तो, लास्ट, SD √σd²/f। ठीक है, ये होता है SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लेना। नहीं, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट आते हैं बेटा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। हम लोगों ने थोड़ा बात भी की थी, तो जल्दी से आप बता दोगे तो मुझे पता चले कि आपको याद है। तो बताओ मुझे, अगर सैंपल साइज छोटा है, मतलब 10 है मैंने कहा, तो बताओ कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम। टी टेस्ट। टी टेस्ट यूज टी करते हैं। टेस्ट। ठीक है, तो टी टेस्ट में किस में दो ग्रुप होंगे, पेयर टी टेस्ट में या अनपेयर टी टेस्ट के अंदर। अनपेयर्ड टी टेस्ट में 2 ग्रुप होंगे। अनपेयर टी टेस्ट के अंदर, क्लियर अनपेड। है। तो इतना आप पढ़ चुके हो। अच्छा, अगर बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन हो, उनमें कौन सा टेस्ट यूज करता है। काई टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट। साइड। काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। अच्छा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में से काई स्क्वायर टेस्ट किस में आता है। नॉन पैरामेट्रिक। नॉन नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक। और टी टेस्ट पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक। समझ गए। तो पैरामेट्रिक जिसमें छोटा डेटा है, जिसमें पैरामीटर लगा सकते हो, ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक जो बड़ा डेटा है, जहां पैरामीटर फॉलो नहीं कर सकते हो, क्लियर। तो वही टेस्ट की बात है यहाँ। इसमें मैं यहाँ फिर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही चीजें हैं, और यहाँ देखोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये देख सकते हो बस कि टी टेस्ट जो है, इसकी खोज सबसे पहले 1960 में सर विलियम गॉसेट ने की थी, और उनका उपनाम था स्टूडेंट। उसी के नाम पे इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि टी टेस्ट को स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं, इतना बस याद रख लेना। टी टेस्ट ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट टेस्ट, ऐसा याद रखो। नेक्स्ट देखोगे बेटा हाइपोथेसिस। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जब भी हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो निगेटिव बनाते हैं। जिनको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं सुना, तो सुन लो हल्का सा। देखो होता क्या है कि हम जब कुछ काम करने जाते हैं ना, रिसर्च करते हैं जब हम, ऐसा मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी मेरे से आप क्यों पढ़ रहे हो कि पीजी का एग्जाम निकालना है या वो निकालना है, कुछ भी। तो आप क्या सोच के पढ़ते हो कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ा या 12 घंटे पढ़ा, ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हम ऐसा करके चलते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और देखूंगा सिलेक्शन नहीं होगा। और दूसरी एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो हम इस तरह बनाएंगे कि हाँ, अगर मैं 10 घंटे डेली पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नॉर्मली हम ये निगेटिव हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, जिसको नल हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जब हम स्टडी करते हैं तो लास्ट में जाके हमारा मन ये चाहता है कि जो सेकंड वाली बात है वो सही निकले। आप भी यही चाहोगे ना, कि जो मैं सोच के चल रहा हूँ, जिस पे स्टडी कर रहा हूँ पूरी, कि 10 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, लास्ट में सिलेक्शन ना हो, मैं खुश हो जाऊँ, देखो मेरी रिसर्च ठीक हो गई। आप चाहते क्या हो कि ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही निकले, जिसमें ये बात है कि 10 घंटे पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। बात क्लियर है, इतनी समझ में आई। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, किसी को डाउट है इसके अंदर। नहीं, ठीक है। तो बेटा एक है सकारात्मक परिकल्पना और एक है नकारात्मक निराकरणीय परिकल्पना। तो नल हाइपोथेसिस तो वही निगेटिव वाली, और पॉजिटिव हाइपोथेसिस जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी वो। आपसे पूछा जाए कि ज्यादातर स्टडीज कौन सी कल्पना को सामने रख के करते हैं, कोई पूछ ले कभी कैसी हाइपोथेसिस लेके चलोगे हमेशा, तो नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। नहीं बेटा, ऑल्टरनेटिव नल लेके चलते हैं। लेके हम सारा काम नल के ऊपर ही करेंगे, नल हाइपोथेसिस के ऊपर। ठीक है, प्रूफ हमारी खुद ही हो जाएगी। कौन सी? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो अपने आप प्रूफ हो जाएगी बाद में, लास्ट में जाके, जब ये वाली फेल हो जाएगी। क्लियर है। तो याद रखना। तो यहाँ कह भी रहे हैं, देखो वही बात, कि यदि एक दवा असरकारक है यह साबित करना हो, तो निराकरणीय कल्पना यह कही जाती है कि दवा असरकारक नहीं है।
परीक्षा पास करने के लिए हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो निगेटिविटी वहां भी नेगेटिव बढ़ लिया है। कभी ये नहीं सोचते कि हर रोज 5-6 घंटे पढ़ने से 70% या उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यदि इस प्रकार की धारणा करते हुए मेहनत की जाए तो परिणाम गलत आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव लेके नहीं चलते, निगेटिव वाली साइड से चलते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। रूल ऑफ टी टेस्ट आप जानते हो कि छोटा सैंपल साइज होगा, ऑब्जर्वेशन जनरली 30 और 30 से भी कम ही होंगे। क्लियर? अगेन इसकी भी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अंदर फॉर्मूले हैं वो सब है, आपके लेवल पे कुछ नहीं पूछता। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आप समस्या में फंसते चले जाओगे। ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक वर्ड देख रहे हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको याद कर लो बस। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, टी टेस्ट के लिए आप इतना याद कर लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n में से 1 माइनस कर दो, तो वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर्मूला याद कर लेना। मान लो कभी n की वैल्यूज दे दे, ऑब्जर्वेशन दे दिया आपको 10, पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ इसमें, तो निकाल सकते हो ना, 10 में से 1 घटा दो। नो, क्योंकि आसान सवाल बनता है। ये कुछ बेटा कंपैरिजन है 0.05, 0.01 और 0.001 से। हम चीजों को कंपेयर करते हैं। एक मिनट रुको। हम्म। हाँ बेटा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि हम जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं ना, तो एक टेबल होती है टी टेबल, उसमें जाके कंपेयर करते हैं, तो उससे पता चलता है हमारा रिजल्ट अच्छा है या खराब है। आप कितना जानते हो, मैं उसी लेवल पे बात करता हूँ कि देखो, जो भी हम बात कह रहे हैं वो 100 में से 95 लोगों के लिए ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे आके हमारी स्टडी अच्छी मान ली जाती है कि हाँ भाई ठीक है आपकी बात। ठीक है, तो ये बात कहाँ प्रूफ होती है? अगर हमारी वैल्यूज उस टेबल के अंदर 0.05 के ऑब्जर्वेशंस को पार कर लें, इसे पास कर लें, तो आपको क्या समझना है वो समझ लो। 0.05 से कंपेयर करने का मतलब होता है, इस लेवल पे पास हो जाने का मतलब होता है कि 100 में से 5 लोगों के ही रिजल्ट अलग आ रहे हैं, उससे ज्यादा के नहीं आ रहे। अगर इस लेवल पे आप पास हो गए, अगर आप इस लेवल पे पास हो गए 0.01 वाले पे, तो इसका मतलब होता है कि 100 में से कोई एक ही व्यक्ति है जो अलग रिजल्ट शो कर रहा है, यानी रिजल्ट और अच्छे हो गए आपके। मेरी बात समझ रहे हो? एक में तो ये कि 100 में से 95 लोग ठीक आ रहे हैं, 5 के अलग आ जा रहे हैं रिजल्ट। दूसरे में क्या है कि 100 में से सिर्फ एक के ही रिजल्ट अलग आ रहे हैं, 99 लोग वही शो कर रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इससे भी बड़ा एक लेवल है 0.001। ये क्या है कि अब 1000 लोगों पे आप टेस्ट कर रहे हो, तो 1000 में से सिर्फ एक व्यक्ति के रिजल्ट अलग आ रहे हैं। तो सोचो कोई यहाँ पे अगर आपकी स्टडी इस लेवल को भी क्रॉस कर जाए, तो मतलब है आपके रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% है। ठीक है ना? तो जिस लेवल को क्रॉस करते जाओगे इनमें से, मतलब रिजल्ट आपके उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? ये वैल्यूज याद कर लेना, 0.05, 0.01, 0.001, इनका मतलब क्या है। और मैं आगे समझाऊंगा अभी, लास्ट में चल के फिर इसको पढ़ेंगे एक बार हम। इसमें किसी को डाउट समझने में जो मैंने कहा? नहीं, ठीक है। तो इसको पास कर लिया 0.05 को, मतलब रिजल्ट हमारे ठीक है, हमारी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है। आगे चलो, ये उसी को समझा रखा है, मैं आपको लास्ट में चल के इसको बताऊंगा, यहाँ नहीं बात करेंगे। अच्छा, अनपेयर टी टेस्ट, यहाँ भी बात हो गई थी कि दो अलग अलग ग्रुप हैं। जिनको नहीं पता एक बार फिर रिकॉल करा रहा हूं मैं। देखो, टी टेस्ट दो तरह का होता है, एक पेयर टी टेस्ट, एक अनपेयर टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट के अंदर क्या होता है कि सेम इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति है, ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद, उसके जो भी रिजल्ट हैं उनको हम कंपेयर करते हैं कि भाई ट्रीटमेंट के पहले बीपी इतना था, बाद में इतना है, तो इतने का अंतर आ गया। बात समझ में आ गई? तो वो होता है पेयर्ड टी टेस्ट। एक ही ग्रुप है, उसके बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट चेक कर रहे हैं। एक होता है अनपेयर्ड टी टेस्ट, यहाँ दो अलग अलग ग्रुप होंगे, एक को एक मेडिसिन दी जाएगी, दूसरे को दूसरी मेडिसिन दी जाएगी। दोनों के रिजल्ट देखेंगे फिर हम, और उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि भाई कौन सा रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा, ग्रुप ए या ग्रुप बी, किसको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो जहां डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो होता है अनपेयर टी टेस्ट, जहां एक ही ग्रुप है उसका नाम होता है पेयर टी टेस्ट, वहां लगता है पेयर टी टेस्ट। इतना क्लियर है? क्योंकि बातें रिपीट हो रही हैं, आप पढ़ चुके हो। ये फॉर्मूले वगैरह नहीं बात करेंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ ये पीएचडी लेवल की बात है, आपसे पूछा भी नहीं जाता, तो इसमें आप चाहोगे नहीं, रहन दोगे, वरना जो पढ़ा हुआ है वो सब भी गड़बड़ हो जाएगा। आगे देख लो, काई स्क्वायर टेस्ट। तो बेसिक तो इसके बारे में भी जानते हो कि जब लार्ज सैंपल साइज होता है तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक, ये किसने दिया? तो 1875 में, कह रहे हैं हेलमार्ट नामक अंकशास्त्र ने इसको प्रयोग किया था, बाद में जो फेमस किया
वो कार्ल पियर्सन ने किया, 1900 में उन्होंने भी इस्तेमाल किया। तो आप याद रखना दोनों के नाम, ठीक है, हेलमार्ट और कार्ल पियर्सन। ठीक है, आगे देखो। इसमें क्या है, देखो ये फॉर्मूला है इसका। मैं नहीं जा रहा वहां पे भी आपके लिए, अगेन आपसे नहीं पूछा जाता। इसमें आप ये याद रख लेना कि इसमें एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी हो तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो आप याद रखो काई स्क्वायर टेस्ट, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को पता लगाने के लिए। मतलब क्या है कि देखो हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई भारत की जनसंख्या इतना बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में हमें इतनी शुगर की जरूरत होगी पर ईयर, मान लो। ठीक है, और आप जब देखते हो साल के एंड में जाके, तो वहां कुछ वैल्यूज होंगी रियल में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा, जो आपने एक्सपेक्टेशन की होगी और जो ऑब्जर्वेशन देख रहे होगे। ठीक है ना, तो वो वैल्यूज पता लगाने के लिए, तो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यूज वो पता लगाने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप याद रख लेना। ये उसका फॉर्मूला है, काई स्क्वायर सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। मन है आपका, करना चाहो तो करो। ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ई से एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इन दोनों का सिग्मा कर लिया, जोड़ कर लिया, और डिवाइडेड बाय ई, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। आपसे नहीं पूछता है तो मैं नहीं कहूंगा कि चक्कर में पड़ो, सिर्फ इतना याद रख लो, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को पता लगाने के लिए ई टेस्ट का इस्तेमाल होता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आ जाओगे। यह है बेटा सह संबंध, कोरिलेशन। चीजों के बीच में क्या संबंध है ना। पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। अब तक जो पढ़ा, किसी को डाउट है उसमें, कुछ मन में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, पूछना चाहते हो? नहीं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो लास्ट ईयर का, उससे लास्ट ईयर का पेपर जैसे, उसको देख लेना एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। उसी लेवल पे पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होगे बिल्कुल। तो सह संबंध यानी कोरिलेशन, हिंदी देखते हैं क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं दो या दो से अधिक श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए अंक शास्त्र की विविध पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दो संबंधित चलों के बीच कोई संबंध है या नहीं, और यदि संबंध है तो वह संबंध किस प्रकार का है, पॉजिटिव या निगेटिव, ये पता करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं कुछ। ठीक है, चल का मतलब समझ गए सब लोग, चल यानी वेरिएबल, वेरिएबल यानी वो जो बदलता रहे, उसका नाम ही है वेरिएबल। ठीक है, देखेंगे आगे। सह संबंध ज्ञात करने के लिए दो घटनाओं के बीच कार्य कारण का संबंध होना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति की ऊंचाई एवं वजन, बाजार में चीज या वस्तुओं के दाम और उनकी मांग, यहाँ पर दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इनके बीच सह संबंध ज्ञात करना संभव है। ठीक है, मतलब ऊंचाई और वजन, जनरली जब हमारी हाइट बढ़ती है तो वजन बढ़ रहा होता है, या वजन बढ़ रहा होता है हाइट बढ़ रही होती है। इसी तरह वस्तुओं के दाम और उनकी डिमांड कितनी है मार्केट में, उसी हिसाब से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कह रहे हैं संबंध होना जरूरी है। जो मैं कल बात कर रहा था कि पढ़ेगी लक्ष्मी और मान लो सिलेक्शन हुआ ज्योति का, मैंने कहा कि लक्ष्मी 12-12 घंटे पढ़ी है तो ज्योति एग्जाम में फर्स्ट आई है, तो इन दोनों बातों का कोई संबंध नहीं है। ये दोनों बातें इरेलीवेंट है। तो दोनों के बीच संबंध होना, जैसे मैं कहूँ अगर कि हाँ लक्ष्मी 12-15 घंटे पढ़ेगी तो लक्ष्मी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ रिलेशन है कि लक्ष्मी के बारे में ही बात की जा रही है। क्लियर, आगे देखोगे। अब आ जाते हैं मेन बात में, कि ये जो संबंध होता है ना, कोरिलेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो पहला पॉजिटिव को देखोगे। कह रहे हैं यदि किसी एक चल की कीमत में वृद्धि हो और साथ ही संबंधित दूसरा चल जो है, मतलब वेरिएबल जो है, उसकी कीमत में भी वृद्धि हो, या फिर एक्स की कीमत में कमी हो और संबंधित जो वाई चल है उसकी कीमत में भी कमी हो, यानी दोनों परिवर्तन एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो उसको धन सह संबंध कहते हैं, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन कहता है। मेरी बात समझे, दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में। ये दोनों देखो अगेंस्ट भी जा रहे हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि घटेंगी नहीं कीमतें, हो सकता है दोनों की कीमत घट रही हो, बट डिमांड घट रही है, कीमत घट रही है। ये ऐसा हो सकता है कि डिमांड बढ़ रही है, कीमत भी बढ़ रही है।
मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है। दूसरा देखोगे निगेटिव। तो यहाँ क्या है? यदि दो संबंधित चलों में से x की कीमत बढ़े और संबंधित y की कीमत कम हो जाए, या फिर x की कीमत कम हो और y की कीमत बढ़ने लगे, अर्थात दोनों ही कीमतों में होने वाला परिवर्तन एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, तो उसे ऋण सहसंबंध कहते हैं, मतलब निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब मतलब क्या है? एक चीज बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। अगर दूसरी घट रही है तो पहली वाली बढ़ रही है, जिसको हम लोग बोल देते हैं व्युत्क्रांतानुपात, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब समझे? हाँ जी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देख लोगे यहाँ पे। तो इसको बोल दिया निगेटिव सहसंबंध, दिखाया नहीं, आप समझ लो क्या है कि ये इस तरह हो जाएगा कि एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई घटेगा। ठीक है? एक्स अगर घट रहा है तो वाई बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये होता है निगेटिव संबंध। अब इसको और ब्रेक किया, कह रहे हैं इस तरह अगर देखा जाए तो ये संबंध पांच तरह का हो सकता है। पांच तरह का। टोटली पॉजिटिव, ठीक है, टोटली निगेटिव, टोटल पॉजिटिव, टोटल निगेटिव। एक होगा मॉडरेटली पॉजिटिव, एक होगा मॉडरेटली निगेटिव, और एक होगा नो कोरिलेशन। इसको कैसे समझना है वो देखोगे। तो पहला है कंप्लीटली पॉजिटिव, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देख लो समझने की बात यहाँ क्या है, वो भी हल्का समझा देता हूँ। ये जो वैल्यूज होती है ना, कोरिलेशन, इसको आर से दिखाते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू, आर की जो वैल्यू हो सकती है वो -1 से +1 के बीच हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। मेरी बात समझ लेना, ये सार है इसका जो मैं लाइन बता रहा हूँ आपको। आर जो है यानी रिलेशन जो है, ये कैसा हो सकता है? या तो कंप्लीटली निगेटिव होगा, जो हो गया -1, या कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, जो हो गया +1। ठीक? एक ऐसा हो सकता है कि कोई संबंध ना हो दोनों के बीच में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बीच में इनके? 0 आ जाएगा। ठीक है? अब हो सकता है मान लो कि मॉडरेटली पॉजिटिव, तो मतलब क्या होगा कि 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम। पूरी तरह पॉजिटिव नहीं होगा, मॉडरेटली पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ी होगी वो वैल्यू, लेकिन 1 से कम होगी। इसी तरह अगर मैंने कहा कि मॉडरेटली निगेटिव, तो मतलब क्या हुआ कि वैल्यू -1 से तो पॉजिटिव साइड में होगी, लेकिन 0 से कम होगी। ये बात जो मैंने कही सबको समझ में आई? मैंने क्या कहा, ये मेन सार है, इसी पे समझाऊंगा मैं सर सारी चीजें। वैल्यू पॉइंट में आएगी फिर। हाँ एक बार पॉइंट में। फिर बताना हाँ वो करेक्ट है, पॉइंट में हो जाएगी, लेकिन सर, एक बार फिर बताना एक पॉइंट, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन। थोड़ा कंफ्यूजन है, चलो बता देता हूँ। देखो ऐसा मान लेते हैं कि कोई चीज कंप्लीटली पॉजिटिव है, तुमने एक नंबर दे दिया। अगर आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी ड्रग की, तो वहां पे एक चीज देखते होगे, एफिनिटी, एक वर्ड आता है। एफिनिटी कितनी है? ठीक है? तो क्या चीज होती है बेटा, एक मैंने कहा +1 और एक कहा -1, माफ करें, -1। तो मैं +1 किसको कीमत दे रहा हूं? जो पूरी तरह मेरे साथ है, कंप्लीटली मेरे साथ है, तो वो कौन है? +1 है, उसे मैंने +1 दे दिया। एक है बिल्कुल मेरे निगेटिव है, मेरे अगेंस्ट है, तो वो क्या हुआ? वो हो गया -1। इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग होंगे, एक तो मेरा ऐसा दुश्मन है मुझे देखते ही मार देगा, मैं देखते ही उसे मार दूंगा, तो मान लो वो तो हो गया निगेटिव पूरी तरह, -1। कुछ ऐसे भी होंगे, हाँ पसंद तो नहीं है लेकिन मेरे पड़ोस में रहता है, तो कभी कभी कुछ हम उससे दाल चीनी आटा चावल ले लेते हैं, दे देते हैं, तो मतलब ठीक है कि इतना दुश्मन नहीं कि मार दूं, लेकिन हाँ थप्पड़ ऊपर तो मार ही दूंगा अगर गुस्सा आ जाएगा तो वो वाले कौन से हो गए? वो हो गए मॉडरेटली निगेटिव, कि वो भी चिढ़ते हैं मेरे से। ठीक, इस तरह वाले। तो इनकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी? कहीं 0 से बड़े और -1 से ऊपर। कि मैं देखो 0 कब होती? 0 वैल्यू तब होती जब मुझे फर्क ही ना पड़ता, मेरे पड़ोसी हैं क्या कर रहे हैं मेरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क भी पड़ता है, किसी किसी बात पे गुस्सा हो जाता हूँ मैं, वो तेज आवाज में टीवी चला ले, मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं लेकिन मारूंगा नहीं उनको, है ना, मेरी लड़ाई तो है, थोड़ी सी लड़ाई है बस, मैं उनको सुनाता रहता हूँ लेकिन मारता नहीं हूँ। लड़ाई इस लेवल तक हो गई कि मार दूं पूरी तरह निगेटिव, तो वो -1। उससे कम कम है तो 0 से तो बड़े हैं वो मेरे लिए, मैं चिढ़ता तो हूँ उनसे, लेकिन -1 से पहले पहले कोई वैल्यू आ जाएगी, जैसे आप मान लो कि -0.7, -0.8, -0.9। क्लियर? सेम बात पॉजिटिव वाले के लिए है। आपका भी, आपके बहुत सारे दोस्त होते होंगे क्लास के अंदर, कोई एक दोस्त ऐसा होगा
जैसे आर्यन पवन है मान लो, है ना, तो ये दोनों फ्रेंड होंगे, जाहिर से तभी एक साथ आए मुझे लगता है। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं क्लास के अंदर कि जिनके लिए आप क्या करते हो कि जहां ये चलेगा वहां मैं चलूंगा, वो लड़ लेगा तो मैं भी लड़ लूंगा बिना सोचे। तो ये वाले हो गए +1, पूरी तरह पॉजिटिव है आपके लिए, जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ कूद पड़ेंगे बिना सोचे। ठीक, तो +1। बाकी भी तो दोस्त हैं लेकिन क्लास के अंदर, लेकिन वो इतना डेडिकेटेड नहीं है कि आपने कुछ कह दिया वो करने तुरंत। तो वो कहाँ हो गए कि दोस्त तो वो भी हैं, आपके लिए जीरो नहीं है वो, उनकी भी कुछ ना कुछ अहमियत तो है जीवन के अंदर, लेकिन इतनी नहीं है जितना इसकी है +1 वाले की। तो वो कहीं बीच में आते होंगे, तो जीरो से बड़े और +1 से छोटे। तो समझ गए? तो -1 हुआ कंप्लीटली निगेटिव, +1 हुआ कंप्लीटली पॉजिटिव कोरिलेशन। मॉडरेटली निगेटिव, तो -1 और जीरो के बीच में, सिंपल कहूं तो -1 और जीरो के बीच में जो ऑब्जर्वेशन होंगे सारे, वो हो जाएंगे मॉडरेटली निगेटिव। और 0 + 1 के बीच में जितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे मॉडरेटली पॉजिटिव। और जो जीरो होगा उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं होती। क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं एक दो, अरे होगा कर रहा हूँ मैं नहीं जानता, नाम भी नहीं पता उसका कौन है, पीछे बैठा है बहुत। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी क्लियर? हो गया सर। ठीक है। अगर नहीं हुआ हो तो अभी इसमें थ्योरी में थोड़ा देखेंगे, टेबल देखेंगे, तो वहां से बेहतर समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा समझ लो चलो यहाँ क्या लिखा है, ये और बेहतर समझाएंगे, क्योंकि कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसके अंदर, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान दोगे क्या कह रहे हैं? तो फर्स्ट देखते हैं चलो हम, संपूर्ण धन सहसंबंध यानी टोटली पॉजिटिव कोरिलेशन। दो संबंधित चलों में होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में हो, यानी x की कीमत बढ़े तो y की कीमत भी बढ़े, x की कीमत घटे तो y की कीमत भी घटे। इतना तो आप देख आए हो पीछे भी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अब देखो और क्या लिख रहे हैं, उनके बीच का रेशियो भी समान हो, यानी जिस रेशियो में एक बढ़ रहा है उसी रेशियो में दूसरा भी बढ़े। एक घट रहा है जिस रेशियो में, दूसरा भी उसी रेशियो में घटे। ठीक है, तो यहां देख लो, अब ये उदाहरण दिया है, कह रहे हैं कि रियल लाइफ में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं लेकिन है। तो जैसे यहां दिया कि भाई x 1 था, y 2 था, ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन थे। अब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू भी 4 हो गई, वो भी 2 गुना हो गया। या 2 गुना ना कहो तो ऐसा कर लो कि एक एक नंबर में बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ भी देखो 2 था, तो अगला 4 बढ़ा। अब इसके आगे की ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो कि वहां पे एक एक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे एक के गैप के साथ बढ़ रहा है, ऐसा कर लो आप। तो 2, फिर 4, फिर 5 हटा 6, 7 हटा 8। समझ रहे हो ना, दोनों एक तरीके से बढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में कोई पैटर्न जरूर है जिसे फॉलो कर रहे हैं, और उसी पे चलते जा रहे हैं लगातार, वो रेशियो मेंटेन कर रहे हैं अपना जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब। तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली पॉजिटिव एंड टोटल पॉजिटिव कोरिलेशन। आगे देखोगे मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन, तो सारी बातें सेम होंगी, बस ये रेशियो जो है या एक जो पैटर्न डेवलप हुआ था वो पैटर्न नहीं बनेगा वहां। ठीक है, तो यहाँ देखोगे जैसे यहाँ वैल्यू 1 थी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गई तो बढ़ी तो यहाँ भी, लेकिन एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई, 5 हो गई। फिर यहाँ 3 बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ गया, 6 बढ़ा यहाँ भी, लेकिन कोई, समझ लो ना, कोई मतलब वो मेंटेन नहीं किया रिदम अपना, किस तरह बढ़ना है, बस बढ़ रहा है। तो ये हो गया मॉडरेटली पॉजिटिव। इसी तरह से आपको समझ लेना है मॉडरेटली निगेटिव और कंप्लीटली निगेटिव। चलो उसको भी देख लें पहले। अच्छा, उन्होंने पहले निगेटिव लिख दिया, तो यहाँ देखोगे संपूर्ण ऋण सहसंबंध टोटल निगेटिव। तो यहाँ रेशियो मेंटेन होगा, देखोगे यहाँ पे कि देखो 6 है, यहाँ 1 है। ठीक, अब यहाँ 4 हुआ तो यहाँ 2 हुआ। बात समझ रहे हो, एक तरफ घट रहा है एक तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा कब होता है, वो होता है निगेटिव संबंध। इतना तो क्लियर है ना, कि जहाँ डायरेक्शन सेम नहीं होगी उसको निगेटिव बोलते हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ, आप ना हो जाओगे। जब बोला जाता है कंप्लीटली पॉजिटिव, तो उसका मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि दोनों बढ़ रहे हैं एक ही साइड में। उसका मतलब होता है दोनों जिस तरफ भी चलेंगे एक साथ ही चलेंगे। मैंने इसलिए दोस्त का उदाहरण दिया, कहता है ना एक दोस्त कुएं में कूदता है, टीचर ये कहता है तुम भी कूद जाओगे वो कूदेगा तो हाँ कूद जाऊंगा। तो वो होते हैं अच्छे वाले दोस्त, है ना। तो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे निगेटिव में जा रहे हो, वो दोनों ही क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव सहसंबंध। क्लियर है? और निगेटिव का मतलब क्या है कि एक एक तरफ जाएगा दूसरा दूसरी तरफ जाएगा, दोनों अलग चलेंगे बिल्कुल। तो यहां देखो क्या हो रहा है, एक की वैल्यू 6 है एक की वैल्यू 1 है, तो ये अलग जाएंगे। 6 वाला घट गया 4 हो गया, लेकिन वाई वाले ने क्या किया, उसने खुद को बढ़ा लिया, वो 2 हो गया। एक्स वाला 2 हुआ और कम हुआ, वाई वाला और बढ़ गया 3 हो गया। एक्स वाला 0 हुआ, देखो ये और बढ़ गया 4 हो गया। ठीक, एक बात तो
कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दूसरा कि यहाँ रेशियो मेंटेन, अगर देखोगे मतलब एक क्रम पैटर्न मेंटेन है कि 6 था तो 1 था, 2 संख्या कम हुआ, उधर 1 संख्या बढ़ गया, फिर 2 संख्या कम हुआ, फिर 1 संख्या बढ़ गया, फिर 2 संख्या कम हुआ, फिर 1 संख्या बढ़ गया। समझ रहे हो? तो एक पैटर्न मेंटेन किया है, तो ये कैसा हो गया? टोटल नेगेटिव कोरिलेशन। और ये रेशियो मेंटेन ना होता तो क्या हो जाता वो? मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक। Moderately negative. हाँ, और उदासीन का तो मैंने उदाहरण दे दिया आपको कि पढ़ेगी मुस्कान, सिलेक्शन सुचिता ले गई है, सुचिता पढ़ रही है, सिलेक्शन मुस्कान ले गई, तो उनमें कोई संबंध ही नहीं है। ठीक, तो वही वाला है सहसंबंध का अभाव। दो वैल्यूज हैं, अपने मन से घट रही हैं, बढ़ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लास्ट रखते हैं, टाइम सेशन का मैं देख रहा हूँ खत्म हुआ। आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करते, संडे है, आराम करो, रिलैक्स करो, अपने हिसाब से पढ़ो जो पढ़ना है। कल से चिकित्सा शुरू करेंगे।